Hello friends. From today we are going to start theory of demand and in this video we'll cover demand, law of demand, factors affecting demand according to traditional theory and according to recent theory. Then shortcomings of traditional theory of demand and movement and shift in demand curve. So let's start with demand. Demand is a quantity of a good that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. तो डिमांड क्या है? जो डिमांड है वो किसी भी गुड की वो क्वांटिटी है जिसे कोई कंज्यूमर परचेज करने के लिए विलिंग है एंड उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मीन्स वो एबल है उसे परचेज करने के लिए एट द वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जो पीरियड चल रहा है प्रेजेंटली, उस पीरियड में उस चीज़ का क्या प्राइस है, जितना भी प्राइस है वो उसे पे करने के लिए विलिंग है और एबल है, तो उसे हम कहेंगे कि ये उस पर्सन की डिमांड है. राइट. सो किसी भी चीज़ को अपनी डिमांड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम विलिंग होने चाहिए उसको परचेज करने के लिए. सेकंड, हम एबल भी होने चाहिए, मीन्स हमारे पास सफिशेंट रिसोर्सेज होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी है आज के टाइम में, तो हमारे पास सफिशेंट मनी होनी चाहिए, सफिशेंट पैसा होना चाहिए जिससे हम उसे परचेज कर सकें. मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है आज के टाइम पे, राइट, आज के टाइम पर हमारे पास सफिशेंट रिसोर्स हैं कि हम उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं. इन फ्यूचर होंगे, बट फ्यूचर की हम बात नहीं करेंगे, हम गिवन टाइम की बात कर रहे हैं. राइट. बट अदरवाइज if consumer is willing but not able to purchase that commodity at a given price during a given period of time is called desire. बट अगर कोई पर्सन विलिंग तो है उस चीज़ को परचेज करने के लिए, बट उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, वो एबल नहीं है, तो वो जो कमोडिटी है वो उसकी डिमांड नहीं होगी, वो जस्ट उसकी एक डिज़ायर है, उसकी एक इच्छा है, वो चाहता है उस चीज़ को परचेज करना, बट उसके रिसोर्सेज उसे अलाउ नहीं कर रहे. राइट. गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर वो उसे परचेज नहीं कर सकता और उस टाइम पर वो उसे परचेज नहीं कर सकता. इस केस में वो उसकी डिज़ायर है, मे बी इन फ्यूचर वो उस चीज़ को परचेज कर ले, बट प्रेजेंटली गिवन टाइम में वो जस्ट उसकी डिज़ायर है, वो उसकी डिमांड नहीं है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. मीन्स प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होगा, एक नेगेटिव रिलेशन होगा. तो द थ्योरी ऑफ डिमांड इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसने लॉ ऑफ डिमांड को एस्टेब्लिश किया है दैट द मार्केट डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द प्राइस. जो हमारी मार्केट की डिमांड होगी वो इन्वर्सली रिलेट करेगी, नेगेटिवली रिलेट करेगी. लाइक प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट सीट्रस वेरिएबल्स. जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं, बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. वो अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. रिलेशन किस में होगा? सिर्फ दो चीज़ों में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में. प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सभी कांस्टेंट हो जाएंगे. सिर्फ एक प्राइस ही एक्टिव फैक्टर होगा जो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है उसे इफेक्ट करेगा. राइट. सिर्फ प्राइस में ही चेंज होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होगी और इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे.
When the price of a product increases, the demand for the same product will fall. अगर किसी गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो सेम उसी ही गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. And when price of the product decreases, the demand of the same product will rise. और अगर उस गुड का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो सेम उसी गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. Let's see in this diagram or in table. So जो हमारा टेबल है इसमें हमें प्राइस गिवन है एंड क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है. प्राइस हमारा जब 10 रुपीज़ है तो हम जो वो प्रोडक्ट है उसकी 50 जो यूनिट्स हैं हम उसकी डिमांड कर रहे हैं. लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है 8 हो जाता है तो हम उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं. 50 से 60 क्वांटिटी होगी अगर प्राइस जो है वो 10 से 8 हो जाएगा. सेम अगर प्राइस 10 से 2 हो जाएगा तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वे भी इंक्रीज हो जाएगी 50 से 90 हो जाएगी. राइट. सो अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमें जो कर्व है जो डिमांड कर्व है डी जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, डाउनवर्ड कर्व है. तो इसमें क्या है कि अगर आपका प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ है तो आप क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हो 90 कर रहे हो. और अगर आपका प्राइस 10 रुपीज़ है तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो 50. और जी ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको इस कर्व के ऊपर, राइट, तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है. ठीक है. सो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसे अफेक्ट करते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थियोरी जो थी हमारी उसने कुछ फैक्टर्स बताए थे. तो नंबर 1 फैक्टर है प्रोडक्ट्स ऑन प्राइस. जो प्रोडक्ट है जो भी हम चीज़ परचेज कर रहे हैं उसका अपना प्राइस सबसे पहले तो वही इफेक्ट करता है. और ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो भी कहता है अगर गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड फैक्टर है कंज्यूमर्स इनकम. जो कंज्यूमर है जिसने वो गुड परचेज करनी है उसकी इनकम भी मैटर करती है. राइट. अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा. और अगर उसकी इनकम कम है या कम हो जाती है तो वो उसकी क्वांटिटी कम डिमांड करेगा. तो कंज्यूमर की इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है. राइट. बट अगर जो गुड का प्राइस है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज़. अदर कमोडिटीज़ जो है हमारी उनके जो प्राइसेस हैं वो भी अफेक्ट करते हैं. अदर कमोडिटीज़ हम कह सकते हैं जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइस जो हैं वो भी हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको अफेक्ट करेंगे. राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम सब्स्टिट्यूशन गुड की एग्जांपल लें लाइक टी एंड कॉफ़ी. तो अगर आप चाय पसंद करते हो और चाय का प्राइस बढ़ जाता है, राइट, तो आप सब्स्टिट्यूट उसका यूज़ कर लोगे अगर कॉफ़ी का प्राइस चाय के प्राइस से कम है तो. ठीक है. और अगर हम बात करें डिफरेंट ब्रांड्स की तो फॉर एग्जांपल चाय के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ताज है और अदर जो ब्रांड्स हैं. अगर आपको एक जो ब्रांड है उसका प्राइस जो आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, राइट, तो आप क्या करोगे आप दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट कर जाओगे जिसका प्राइस कम है. तो जो अदर्स कमोडिटी हैं उनका जो प्राइस है वो भी इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट है कंज्यूमर टेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर जो है उसका टेस्ट भी मैटर करता है. अगर कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद ही नहीं है, वो उसका टेस्ट ही नहीं है तो वो उसे कभी भी परचेज नहीं करेगा. इट मीन्स उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा. लेकिन अगर वो चीज़ कंज्यूमर को पसंद है तो वो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है. राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपको
डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद है तो आप उसकी ज़्यादा डिमांड करोगे, 5 स्टार की डिमांड नहीं करोगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू रीसेंट थियोरी। रीसेंट थियोरी ने कुछ फैक्टर्स दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनल थियोरी, जितने भी हमने ट्रेडिशनल थियोरी में 4 फैक्टर्स करे हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड किए जाएंगे। प्लस नंबर 1 इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री में, आपकी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज़्यादा होगी, बट अगर आपकी कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड कम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मान के चलें कि आपकी कंट्री में जो नेशनल इनकम है उसका 80% जो है वो कंट्री के 20% रिच लोगों के पास जाता है, और जो 20% है वो कंट्री के पुअर लोगों के पास जाता है। तो यू कैन एनालाइज कि क्या हमारी कंट्री की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है टोटल पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। अगर कंट्री में ज़्यादा लोग हैं तो नेचुरली कंट्री में डिमांड ज़्यादा होगी हर चीज़ की, और अगर उस कंट्री में कम लोग हैं, कम पॉपुलेशन है, तो उसकी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट कंज्यूमर्स वेल्थ। जो कंज्यूमर है उसकी टोटल प्रॉपर्टी, उसकी टोटल वेल्थ जो है वो भी जो डिमांड है उसको अफेक्ट करती है। अगर तो जो पर्सन है वो ज़्यादा वेल्दी है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर वो कम वेल्दी है, उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसकी डिमांड कम होगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लोन की अवेलेबिलिटी। अगर ईजिली लोन मिल सकता है, चीप रेट पर लोन मिल सकता है, तो डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आपको ईजिली लोन मिल जाता है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है और आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे। लेकिन अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है तो डिमांड बहुत कम होगी, और अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी है बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, तब भी जो आपकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंक्रीज कर देती है तो उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो हमने पहले किया है कि कंज्यूमर की इनकम का डिमांड से पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। इन केस अगर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर देती है तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी डिमांड जो है उसे भी इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पास्ट लेवल ऑफ डिमांड। पास्ट में हमारी जो डिमांड लेवल है वो क्या है। कोई भी कंज्यूमर जो है, ड्यूसेंसबेरी के अकॉर्डिंग, कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपना जो लेवल है उसे डाउन नहीं करता। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अगर पास्ट में आपकी डिमांड ज़्यादा है तो इन फ्यूचर भी आप अपनी डिमांड ज़्यादा ही रखोगे, क्योंकि जो आपको आदतें बढ़ चुकी हैं आप उनको छोड़ नहीं सकोगे अभी। तो इसलिए अगर पास्ट में डिमांड ज़्यादा है तो फ्यूचर में भी ज़्यादा होगी, अगर पास्ट में कम है तो फ्यूचर में भी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट सेम पास्ट लेवल ऑफ इनकम, तो इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हमारे पास्ट में इनकम ज़्यादा है तो हम फ्यूचर में भी, अगर चाहे हमारी इनकम कम भी हो जाए, तब भी हम अपना जो एक हमने लेवल मेंटेन किया है हम उस लेवल से डाउन नहीं आएंगे। ठीक है, हम उस लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, चाहे हमें लोन क्यों ना लेना पड़े अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं, जहाँ हमारी जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड। जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड है उसकी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी। तो इसमें नंबर 1 है ट्रेडिशनल थ्योरी ओनली एग्जामिन द फाइनल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो सिर्फ जो कंज्यूमर की फाइनल डिमांड है वो सिर्फ उसी की बात करती है। राइट, फाइनल डिमांड मतलब फाइनली जो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है, उससे पहले जो भी इंटरमीडिएट जो भी हुआ वो उसकी कोई भी बात नहीं करता। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम लंबे समय तक, ज़्यादा टाइम तक जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक फर्नीचर हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गई, बिल्डिंग्स होगी, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। नॉन ड्यूरेबल जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल फूड स्टफ़ को हम 2-3 या 1 वीक के ज़्यादा हम उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, इट इज़ अ पार्शियल इन इट्स अप्रोच इन दैट इट एग्जामिन्स द डिमांड इन वन मार्केट इन आइसोलेशन फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ द डिमांड इन अदर मार्केट। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो एक पार्शियल अप्रोच है, वो सिर्फ एक ही मार्केट की जो डिमांड है उसको एग्जामिन करती हैं, बाकी जो मार्केट्स हैं उनको उनके साथ कंसिडर नहीं करती। लेकिन जो रिसेंट थ्योरी है वो जितनी भी मार्केट्स हैं सभी की जो डिमांड है उनको एग्जामिन करती है। नेक्स्ट है, फर्म सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो फर्म्स हैं, मींस जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहा है। लेकिन अगर हम रिसेंट थ्योरी में बात करें, आज के टाइम में बात करें, तो ऐसा नहीं होता। जो फाइनल कंज्यूमर है वो जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं कर रहा, राइट। वो जो होल सेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो उनसे परचेज कर रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि जो फाइनल कंज्यूमर है वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उसी से ही प्रोडक्ट जो है उनको परचेज करता है। It does not deal with the demand for investment goods nor with the demand for the intermediate products. So हमने इस नंबर 1 पॉइंट में बात की कि वो सिर्फ फाइनल कंज्यूमर डिमांड के बारे में बात करता है। तो मीन्स वो इन्वेस्टमेंट गुड्स और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके बारे में बात नहीं करता। इन्वेस्टमेंट गुड्स वो होती हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, राइट, लाइक मशीनरीज एटसेट्रा या रॉ मटेरियल वट एवर जो भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट गुड्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी इनकम में इंक्रीज़ करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं कि किसी एक चीज़ को बनाने के लिए हमने जो और प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, लाइक अगर हम बात करें कि आपको ब्रेड जो है वो बनाना है, तो ब्रेड के लिए आपको फ्लोर चाहिए, और फ्लोर कहाँ से आएगा, व्हीट से आएगा। तो व्हीट और ब्रेड जो है, तो उसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया वो आपका आ गया जो हमारा फ्लोर है, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के जैसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, टोटल डिमांड इंक्लूड्स फाइनल डिमांड एंड इंटरमीडिएट डिमांड। हम मान के चलते हैं कि जो हमारी टोटल डिमांड है वो इंक्लूड करती है हमारी फाइनल डिमांड को, डिमांड और इंटरमीडिएट डिमांड, ये दोनों मिलके हमारी टोटल डिमांड जो है वो बनाते हैं। फाइनल डिमांड इज सब डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर्स डिमांड एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड। जो फाइनल डिमांड है इसमें हम कंज्यूमर डिमांड और जो इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड है हम इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर हमारी फाइनल डिमांड बनती है। सिर्फ कंज्यूमर की डिमांड ही हमारी फाइनल डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट गुड्स भी उसमें ऐड होंगी। बट ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड डील्स ओनली विद कंज्यूमर डिमांड। बट जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो सिर्फ कंज्यूमर डिमांड की बात करती है, वो इन्वेस्टमेंट गुड्स जो है, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है उसकी वो बात नहीं करती। नेक्स्ट इज मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम सबसे पहले करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मीन्स जो भी डिमांड में मूवमेंट्स हो रही हैं वो एक ही जो हमारा डिमांड कर्व है उसी के ऊपर हो रही है। यू कैन सी द डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक ब्लू कलर का आपको कर्व दिखाई दे रहा है, डी कर्व आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कर्व पर जो प्लेन लाइन है जो $3,000 से और 5 मिलियन क्वांटिटी डिमांडेड से जहाँ पर अटैच हो रही है, तो ये हमारी इनिशियल डिमांड थी। मीन्स इनिशियली अगर गुड का प्राइस जो था वो $3,000 है, तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं 5 मिलियंस यूनिट्स, राइट। तो उसके बाद अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या है, हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्राइस 3,000 से 2,000 हो जाता है तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 से 6 मिलियन हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस 3,000 से इंक्रीज़ हो जाता है, 4,000 चला जाता है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो हो गई 5 से
4, तो इसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, राइट, 3 पॉइंट्स जो हमारे कर्व के ऊपर बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। एक ही आपकी प्राइस और डिमांड में चेंज हो रहा है एक ही कर्व के ऊपर, राइट। तो इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट करते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हम इसमें बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व की और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। तो नंबर 1 इज एक्सटेंशन इन डिमांड। When demand is increases due to decrease in its price, so अगर आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है आपके प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड चेंज होगी। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकम या टेस्ट जो भी हैं, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? सिर्फ प्राइस में, राइट। तो एक्सटेंशन में क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, 3000 से प्राइस 2000 हो गया, और हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, 5 to 6 होगी। तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। तो इसमें क्या है? इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। तो नीचे की तरफ हमारा कर्व जो पॉइंट है वो आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 3000 से नीचे आ गया 2000 पर, तो वो डाउनवर्ड आया, तो इसलिए हम उसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। नेक्स्ट है कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। इसमें क्या है? व्हेन डिमांड इज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, डिमांड हमारी कम हो जाएगी अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो सेम, अगर 3000 से प्राइस 4000 हो गया, तो हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो 5 से 4 हो जाएगी। तो एक नया पॉइंट बन जाएगा हमारे कर्व के ऊपर। तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो मूव कर जाएगी 3000 से 4000 के प्राइस पर, और अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी वो। तो इट इज़ कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा हमारी डिमांड कर्व का। नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मीन्स कि हमारा जो कर्व है वो ही शिफ्ट कर जाएगा। पहले हमारी जो मूवमेंट्स हो रही थी वो हमारे एक ही कर्व के ऊपर हो रही थी, मूवमेंट अलोंग में, लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमारा जो कर्व है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। यू कैन सी इन द डायग्राम। तो इसमें क्या है? हमारा जो इनिशियल डिमांड है वो ब्लू कर्व है, D1 कर्व है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हमारा जो कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, D2 हो जाएगा, और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो हमारा जो कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, D1 से D3 हो जाएगा। So number 1 is an increase in demand. When demand of good is increases due to other factors but its price remains same. अब क्या है? शिफ्ट इन डिमांड में क्या होगा? प्राइस हमारा सेम रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपका प्राइस 4 रुपीज़ है तो 4 रुपीज़ ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो प्राइस इंक्रीज होगा ना तो प्राइस डिक्रीज होगा। बट जो अदर फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनमें चेंजेस होने की वजह से डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। लाइक आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा? आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो सकती है, राइट। तो व्हेन डिमांड ऑफ गुड इज इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो डिमांड इंक्रीज कर गई तो हमारा जो कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया D1 to D2। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, आगे की तरफ जाएगा हमारा डिमांड कर्व, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज मीन्स हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड इज डिक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर बट इट्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है, आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप कम डिमांड करोगे, तो आपका कर्व जो है वो D1 से D3 पर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड आपका जो कर्व है वो आ जाएगा, पीछे की तरफ आपका कर्व आ जाएगा। तो इट इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट।
So next video, we'll do some other topic of theory of demand. So till then, thank you. See you in a bit.